स्टेज 1 है सीबीटी 1, यानी कि आपका ये पूरा एग्जाम 2 स्टेजेस में होने वाला है। तो मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ कि आप फिर भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, क्योंकि मुझे आपकी स्ट्रेंथ पता है। मत कोशिश करना कि हम इंडियन पॉलिटी भी पूरा पढ़ लेंगे, इकोनॉमी भी पढ़ लेंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपके लिए जितना यूट्यूब में कंटेंट अवेलेबल है उतना काफी है। प्रीवियस ईयर लगाइए और देख लीजिए कि लेवल क्या है पेपर का। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको कोई स्टैंडर्ड बुक रटने की जरूरत नहीं। आरआरबी जेई 2026 बेसब्री से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे और इंतजार अब खत्म हुआ। एक बड़ा चांस, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूं कि इस एग्जाम और इस एग्जाम के रिजल्ट के बाद आप में से काफी सारे लोगों की लाइफ की ट्रेजेक्टरी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सारे एस्पायरेंट्स को 2 ग्रुप में कैटेगराइज करूंगी। ग्रुप नंबर 1 में होंगे फ्रेशर्स, जो पहली बार आरआरबी जेई में अटेम्प्ट करने वाले होंगे। वहीं सेकंड ग्रुप्स में है ड्रॉपर्स, जो आरआरबी जेई, एसएससी जेई जैसे एग्जाम्स में पहले अपीयर कर चुके हैं और अपने लैक ऑफ प्रिपरेशन या कहूं तो 99% देने के बाद भी 1% के लक फैक्टर की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। आपको पता लग गया होगा कि आप दोनों में से किस ग्रुप में हैं। सबसे पहले तो ये वीडियो ग्रुप नंबर 1 यानी कि फ्रेशर्स के लिए एक रिमाइंडर वीडियो है, क्योंकि मुझे पता है काफी सारे फ्रेशर अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने का वेट कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि डिटेल्ड नोटिफिकेशन में ऐसा क्या लिखा होगा कि आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा और आप प्रिपरेशन शुरू कर दोगे। क्या जरूरत है आपको जानने का एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसी? क्यों जानना है आपको ये? क्यों देखना है आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन? आपको आइडिया लग गया कि वैकेंसी आ गई है, मतलब एग्जाम होगा। और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि आपका कंपटीशन ड्रॉपर्स के साथ है, जो पिछले साल, 2 साल, 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको सिर्फ अपने कंटेंट को पॉलिश करना है और एग्जाम में अपीयर कर जाना है। मैं आपको डरा नहीं रही हूं, मैं सिर्फ आपको प्रिपेयर कर रही हूं। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर आप ड्रॉपर्स को बीट करना चाहते हैं तो सिर्फ एक चीज अभी आपको बचा पाएगी, और वो है परसिवरेंस, यानी दृढ़ता। आने वाला हर एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी डिटेल्ड नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं, आज से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। और तभी पॉसिबल है कि शायद आप ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाए। जो ड्रॉपर्स हैं उनको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। जो गलती आपने पहले की है वो रिपीट हो सकती है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो गलतियां आपने पहले की हैं आप उसको एनालाइज करें और उसको रेक्टिफाई करें। कोशिश करें कि आप कैसे सुधार ला सकते हैं अपने वीक पॉइंट्स पे, क्योंकि ये सिर्फ आपको पता है, आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो आपको पता करना पड़ेगा कि कहां कहां आपके वीक पॉइंट्स थे जो आपको पिछले बार एग्जाम क्वालिफाई करने से रोक रहे थे। उनमें इतना काम करिए कि वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। ये वीडियो दोनों ही ग्रुप के स्टूडेंट्स को टारगेट करेगा। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रुप की यानी फ्रेशर्स की, सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप डिटेल्ड सिलेबस को समझें। तभी आप अपना एक अप्रोच बना पाएंगे एग्जाम के लिए, एक स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। बिना सिलेबस को जाने कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता, ये आपका पहला स्टेप है। मैं सिलेबस यहां लेके आ सकती थी, लेकिन वो लिखने में बहुत सारा टाइम लगता और हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। तो मैं गूगल जेमिनाई का यूज करके एक बार डिटेल्ड सिलेबस देख लेती हूँ। मैंने गूगल जेमिनाई का यूज करके डिटेल्ड सिलेबस ओपन करके रखा हुआ है ऑलरेडी, सो दैट आपका 1 मिनट भी वेस्ट ना हो। मैं आपके सामने दिखा रही हूं आरआरबी जेई का डिटेल्ड सिलेबस। मैंने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डाला, सिलेबस बिल्कुल खुल गया। स्टेज 1 है सीबीटी 1, यानी कि आपका ये पूरा एग्जाम 2 स्टेजेस में होने वाला है। पहला आप स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे, तभी आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल होंगे। तो दोनों ही स्टेज में आपको 200% अपना देना पड़ेगा। स्टेज 1 की बात करूं तो क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। पहली बात तो 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको और आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा है। सिलेबस में आपके पास है पहले मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के मैथ से, फिर है आपके पास 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल साइंस के आपके पास 30 क्वेश्चंस हैं, और जब मैं आगे बढ़ती हूं तो आपके पास जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस हैं। मतलब 100 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स फॉर 100 मार्क्स। अगर मैं इसको डिटेल में देखूं तो मुझे सबसे पहली चीज ये क्लिक करती है कि जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड मैथमेटिक्स, इसका मतलब पूरा का पूरा नॉन टेक। मेरा फर्स्ट स्टेज कंप्लीटली नॉन टेक होने वाला है, टेक्निकल का कोई पोर्शन नहीं। जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन करवा रहे हैं और कोई भी पोर्शन टेक्निकल का नहीं दिख रहा, बट क्या करें, हम पैटर्न तो चेंज कर नहीं सकते, हमको अडाप्ट करना पड़ेगा। वो सारे एस्पायरेंट जो एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं, उनके लिए सीबीटी 1 बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि वहां पे आप जो नॉन टेक पढ़ते हैं उससे थोड़ा इजी नॉन टेक आपको आरआरबी जेई में देखने मिलता है।
बट अगर आप फ्रेशर्स हैं तो मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ कि आप फिर भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, क्योंकि मुझे आपकी स्ट्रेंथ पता है, और वो है 30 मार्क्स जो आपको मैथमेटिक्स में मिलेगा और 25 मार्क्स जो जनरल इंटेलिजेंस में मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप 30 में 30 ले आओगे, बट आप हाई स्कोर करने का एम कर सकते हो, क्योंकि आप एक मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो। आप भरोसा करो मत करो, मैं आप पे भरोसा करती हूँ कि आप मैथ्स और जनरल इंटेलिजेंस में काफी कुछ ऑलरेडी जानते हो। आपको सिर्फ अपने पूरे कंसेप्ट को पॉलिश करने की जरूरत है। आपके पास डायरेक्टली चैप्टर्स दिख रहे हैं, नंबर सिस्टम, बॉडमास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, स्क्वायर रूट दिख रहा है। आपको प्रीवियस ईयर निकालना है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और सॉल्व करना शुरू करना है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस ना बने, वो जिस टॉपिक के हैं और आपसे नहीं बन रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब में वो टॉपिक डालना है और उस टॉपिक का वीडियो देख लेना है। दैट्स इट। पूरा का पूरा मैथ्स बैठ के पढ़ना शुरू करेंगे इसकी जरूरत नहीं है, आपको बेसिक मैथ्स आती है। जनरल इंटेलिजेंस तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को नहीं आएगी तो किसको आएगी। तो मैं उम्मीद करती हूं कि यहां से भी जो 25 क्वेश्चंस है उसमें से 15 आपसे अभी बन जाएंगे, और बाकी के जो 10 क्वेश्चंस है उनको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत या थोड़ी सी एफर्ट लगाने की जरूरत है। वो आप समय के साथ लगाएंगे। तो आपको डेली जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप मैथ्स और जनरल इंटेलिजेंस का, तो आपको कोई डेफिनेट कोर्स की जरूरत नहीं है, आपको कोई हाई फाई बुक की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर निकालिए, प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस में से जितने क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहे हैं और जिस टॉपिक से डिफिकल्ट लग रहे हैं, सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ते जाइए बस। बहुत ज्यादा कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, कंटेंट की कोई कमी नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये याद रखिएगा। इसके बाद जब आएंगे और देखेंगे 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स आपको जनरल साइंस से दिखेगा, ये आपका एनसीईआरटी बहुत हेल्प करने वाला है। जब आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे आपको काफी सारी चीजें खुद ब खुद याद आने लगेंगी। इंजीनियर्स वाला के चैनल पे भी आपको बहुत सारा जनरल साइंस का कंटेंट मिल जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी जब आप जनरल साइंस पढ़ेंगे। तो मेन प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी पता है कहां? वो दिखेगी आपको जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है ना, वो तो मुझे पागल कर देता है। ध्यान से देखिए सिलेबस: करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड देन इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। एवरीथिंग अंडर द स्काई, आसमान के नीचे जो भी है सब कुछ जनरल अवेयरनेस में आ रहा है। क्या क्या पढ़ोगे? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको इन 15 क्वेश्चन में बहुत माथा पच्ची, बहुत सर पटकने की जरूरत नहीं है। ये आपका टाइम वेस्ट करेगा। आप पढ़ेंगे कुछ, पूछेगा कुछ। मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ इतना है कि अगर आपको कोई डेफिनेट सोर्स मिल जाता है, जैसे आपको दिख रहा है कि किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जैसे इंजीनियर्स वाला के चैनल पे आपको दिख रहा है कि आपके पास जनरल अवेयरनेस का कंटेंट ठीक ठाक है, आप सिर्फ उतना पढ़ो। ज्यादा इधर उधर की हाँ हम स्पेक्ट्रम पढ़ देंगे, हम लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे, प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। आपको सोर्सेस या कहूं कि आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का समय ही नहीं है। प्रीवियस ईयर लगाइए और जितना यूट्यूब में आपको डेटा मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब करिए। आपका मेन अटेंशन होना चाहिए करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स कंप्लीट कर पाना डुएबल टास्क है। करंट अफेयर्स के क्लासेस भी रोज आपको देखने के लिए मिलते होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, इंजीनियर्स वाला के यूट्यूब चैनल पे। आप वहां से बिल्कुल कवर कर सकते हैं पूरा का पूरा करंट अफेयर्स। और साथ ही साथ में आपको जितना भी 6 मंथ का रिवीजन करना है या मंथली रिवीजन करना है, वो भी आपको चैनल में देखने मिल रहा होगा। सवेरे सवेरे मैम आती हैं आपके साथ करंट अफेयर डिस्कस करने। आपके लिए इजी टास्क हो जाएगा करंट अफेयर्स को कवर करना। और 5-7 मार्क्स का करंट अफेयर्स आ गया तो उससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए जनरल अवेयरनेस में। मत कोशिश करना कि हम इंडियन पॉलिटी भी पूरा पढ़ लेंगे, इकोनॉमी भी पढ़ लेंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, आप फ्रेशर हो या आप ड्रॉप आउट हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ड्रॉप आउट नहीं, ड्रॉप आउट नहीं, ड्रॉपर हो। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि आपको जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है एंड पीवाईक्यूज रटने हैं। आपके लिए स्कोरिंग पार्ट होने वाला है रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। जनरल साइंस में अगर आप एनसीईआरटी देखते हैं और थोड़ा बहुत कंटेंट देख लेते हैं चैनल में से, आपके लिए काफी कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा अप्रोच होना चाहिए जब आप बात करेंगे नॉन टेक की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जब आप पीवाईक्यूज देखेंगे आपको पेपर के लेवल के बारे में आइडिया लगेगा। आपको समझ आएगा कि आपको किस लेवल तक पढ़ाई करनी है और आपको पहले से कितनी चीजें आती हैं। आपका खुद का स्ट्रेंथ कितना है ये आपको पीवाईक्यू देख के समझ में आएगा। जब तक आप पीवाईक्यू के मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितने पानी में हैं। तो पीवाईक्यू लेके बैठना और फिर इनको देखना शुरू करना। कई सारे लोगों को लगेगा कि सीबीटी 1 में तो नॉन टेक है, टेक्निकल पूछा ही नहीं है, तो टेक्निकल बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। जैसे ही मेरा सीबीटी 1 क्वालिफाई होगा तब हम टेक्निकल पढ़ना शुरू करेंगे। मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी दे देना चाहती हूँ।
कि टेक्निकल का पोर्शन इतना बड़ा है ना कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में जितना समय होगा आप उसमें कवर ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर लगता है कि आपको ये पूरी की पूरी जॉब चाहिए, आपको ये पूरा एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आपको अभी से टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप 6-6 8-8 घंटे सिर्फ टेक्निकल पढ़िए और नॉन टेक 2 घंटे पढ़ो। अभी आपका मेन कंसंट्रेशन, मेन अप्रोच बिल्कुल नॉन टेक में होना चाहिए, लेकिन गेम चेंज आपका टेक्निकल ही करेगा। जॉब आपको टेक्निकल ही दिलाने वाला है। बनेंगे आप जूनियर इंजीनियर ही, तो आपको आपके डोमेन की सारी चीजें आनी चाहिए। अभी भी आपको हर दिन 2 आवर इन्वेस्ट करना होगा टेक्निकल पढ़ने में। नॉन टेक आप पढ़ रहे हैं, पूरे पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, बट ये जो टेक्निकल आप इस समय पढ़ेंगे ना, इसको सिर्फ आप रिवीजन करेंगे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में, क्योंकि बहुत कम समय होगा। आप ऐसा सोचते हैं कि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, बीएमसी सब कुछ पढ़ लेंगे सिर्फ और सिर्फ उस ड्यूरेशन में जो कि आपको सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 के बीच में मिलेगा, तो ये प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। आप एक बबल में हैं, उससे बाहर निकलिए। आपको टेक्निकल अभी से पढ़ने की जरूरत है। जैसे ही मैं पहुंचती हूँ सीबीटी 2 में, तो सीबीटी 2 के बारे में जनरल अवेयरनेस फिर से आ गया, यानी जो आपने पढ़ रखा था करंट अफेयर्स, वो दोबारा काम आने वाला है। जो बेसिक जनरल अवेयरनेस पहले से पढ़ी थी वो दोबारा काम आएगी। फिर देखूं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 मार्क्स का, जो जनरल साइंस आपने पढ़ा था आपके फर्स्ट सीबीटी में, वो दोबारा काम आने वाला है। तो ये दोनों तो मैंने पहले से पढ़ रखे हैं, थोड़ा आइडिया मुझे पहले है सीबीटी 1 से। मुझे 2 नई चीजें देखने मिल रही हैं, जो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये स्कोरिंग है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, कैसे कवर करेंगे, नया सब्जेक्ट है। नो, ये स्कोरिंग होने वाला है, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही बेसिक, सिंपल और अटेम्प्ट करने लायक होंगे। यहाँ पे जो 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये डुएबल पोर्शन है। इसका कंटेंट भी आपको इंजीनियर्स वाला के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। यूट्यूब में आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट भी ऐसे ही मिल जाएगा। आपको जहां जिस सोर्स से समझ में आता है पढ़िए। स्पेसिफिक किसी बुक से पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आपके लिए जितना यूट्यूब में कंटेंट अवेलेबल है उतना काफी है। प्रीवियस ईयर लगाइए और देख लीजिए कि लेवल क्या है पेपर का। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको कोई स्टैंडर्ड बुक रटने की जरूरत नहीं है। और मैं बता दूं कि जब आप सीबीटी 2 की बात करते हैं, तो आपके पास एक बहुत बड़ी चीज देखने मिलती है, जो कि है टेक्निकल एबिलिटी, पूरे 100 मार्क्स की। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा डोमेन, यानी पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या कहूं पूरा सिविल इंजीनियरिंग, पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आने वाला है। मैं सिविल की बात करूंगी बिकॉज आई एम अ सिविल इंजीनियर। तो अगर मैं सिविल की बात कर रही हूं, तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से लेकर बीएमसी तक सब देखने मिलेगा, और वो एक बहुत बड़ा पोर्शन है। लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आप इसको कवर कर सकते हैं अगर अभी से आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने फाउंडेशन पे काम करिए। फाउंडेशन पे काम करने का मतलब है सिलेबस का कंप्लीशन बहुत जरूरी है। मैंने आपको सिलेबस दिखा तो दिया, बट अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज आपको करनी पड़ेगी वो होने वाली है, आपको आपके सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। सिलेबस कंप्लीशन। अब चाहे आप ड्रॉपर हैं या आप फ्रेशर हैं, वो मेरा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, बट सिलेबस जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक कोई पॉइंट नहीं है इस पूरे के पूरे वीडियो का। आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे एग्जाम को, अगर आपको आधी से ज्यादा चीजें आती नहीं होंगी? तो फाउंडेशन बनाइए अपना, जो ड्रॉपर्स ने बना रखा है। आपको सिलेबस पे काम करना है। आप पूरा टाइम दीजिए, 4 से 5 घंटे आप नॉन टेक पे दीजिए, पर 2 से 3 घंटे आपको अभी भी देने पड़ेंगे आपके टेक्निकल पे। तो सिलेबस का कंप्लीशन करते चलिएगा। यूट्यूब का पूरा हेल्प लीजिएगा। बहुत सारा फ्री कंटेंट आपके पास ऑलरेडी है, जो आपको बहुत ज्यादा गाइड कर देगा। आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी पैनिक मत करिए। सिलेबस जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, तुरंत पीवाईक्यू स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, पीवाईक्यू तो साथ साथ में चलेगा। पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए वेट मत करना। जैसे ही एक टॉपिक खत्म हुआ, उसके पीवाईक्यू लगा लीजिए। आपको समझ आ जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो उस लेवल का पढ़ा भी है कि नहीं, कि एग्जाम क्वालिफाई हो। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू जो है सेम उठ के नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं दिखेगा, बट पैटर्न सेम होगा। तो जब आप यूज टू हो जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो वैसे ही क्वेश्चन जब एग्जाम में दिखते हैं, तो आपके लिए विन विन सिचुएशन होती है, इजी होता है उसको अटेम्प्ट करना। प्रीवियस ईयर भी हो गए, तो थोड़े आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यानी कि थोड़े नए क्वेश्चंस लगाइए। नए क्वेश्चंस कहां से लगाएंगे? आसपास के स्टेट में हुए एई और जेई के पेपर से। आसपास के स्टेट में हुए एई और जेई के पेपर से आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी देखने के लिए मिलेगा खुद के अंदर। आप अपने दिमाग को दौड़ा पाएंगे कि ठीक है, मेरे आरआरबी जेई में प्रीवियस पूछे गए क्वेश्चंस तो मुझसे बन रहे हैं, आसपास के एई जेई में पूछे गए क्वेश्चंस, एसएससी जेई में पूछे हुए क्वेश्चंस जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी हैं, क्या मेरी क्रिएटिविटी इतनी है कि मैं उसको अटेम्प्ट करूं?
तो आपको ये भी करना पड़ेगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड होगा, आपका कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा। जब आप ये कर लेंगे तो इसके बाद आपको करना होगा रिविजन। रिविजन के लिए या तो आप अपने शॉर्ट नोट्स यूज करिए, जिसके सपोर्ट में मैं रहती हूं, अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर खुद से शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आपको आपके एडुकेटर ने अपने शॉर्ट नोट्स दिए होंगे, वो शॉर्ट नोट से अपने फॉर्मूलाज को रिवाइज करिए, इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को रिवाइज करिए, कंसेप्ट्स को समझिए सिर्फ। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा तो आप पढ़ लेंगे लेकिन आगे पार्ट पीछे सपाट अगर चलता रहा तो कोई मतलब नहीं है इस पढ़ाई का। रिवाइज करिए, तभी एग्जाम हॉल में चीजें याद आएंगी। रिवीजन हो गया तो आपको टेस्ट देना शुरू करना है। पहले आपको टेस्ट देना है चैप्टर वाइज, वरना अगर आप फुल लेंथ टेस्ट देने पे आ जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस ऐसे गिरेगा। तो चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, कोई एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, कॉन्फिडेंस आ गया, टेस्ट दे दो। चैप्टर वाइज टेस्ट देना सीख गए तो फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना शुरू करिए। सिर्फ एनवायरनमेंट का टेस्ट देंगे, सिर्फ एनवायरनमेंट का टेस्ट देंगे, वाटर डिमांड से लेके पूरा का पूरा नॉइस पोल्यूशन तक सब याद है कि नहीं ये चेक हो जाएगा। और उसके बाद आपको देना शुरू करना है फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ बोले तो कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग, और जब कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग हो जाए तो फिर आपको देना है लास्ट आरआरबी जेई पैटर्न का एग्जाम या टेस्ट, यानी कि जिसमें टेक एंड नॉन टेक दोनों एक साथ पूछा जाएगा आपसे। तो इस तरीके से आपको टेस्ट में एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ना है। पहली बार ही फुल लेंथ टेस्ट देने बैठोगे कुछ याद नहीं आने वाला है, इसीलिए चैप्टर वाइज दीजिए, फिर सब्जेक्ट वाइज देना शुरू करिए, आपका कॉन्फिडेंस धीरे 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 बिल्ड होगा। और टेस्ट में ऐसा ही होता है, आप कितने भी बड़े धुरंधर हो, टेस्ट में आपसे पहली बार में अच्छे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा ही। बट आपको करना क्या है, आपको ये टेस्ट के रिजल्ट को एनालाइज करना होगा, यानी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस नहीं बने उनका रीजन क्या है। 100 क्वेश्चंस दिए गए थे मुझे टेक्निकल में और 100 में से बस 40 बन रहे हैं, 60 नहीं बने। वो 60 क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट के थे, कौन से टॉपिक के थे, क्या वो टॉपिक मैंने पढ़ा नहीं, क्या मुझसे यूनिट कन्वर्जन नहीं हुआ, क्या मेरा मेमोरी मेरी साथ नहीं दे रहा है, हो क्या रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर जो 60 क्वेश्चंस नहीं बने फिर धीरे से बनना शुरू होंगे, तो जो बन रहे हैं वो तो ठीक है, आगे के 10 जो नहीं बन रहे हैं उसका रीजन क्या है। तो आपको एनालाइज करना होगा और कंटिन्यूअसली उस पर काम करना होगा। जैसे आप 4 ऑप्शंस रीड नहीं करते हैं, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, लगता है यही सही है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर डी था। तो आपको याद करना पड़ेगा कि ओके मेरा अप्रोच गलत है, मैं क्वेश्चंस को आराम से नहीं पढ़ता हूं, लास्ट तक नहीं पढ़ता हूं, ये आप इंप्रूव करिए। आपने देखा अच्छा यूनिट कन्वर्जन में हड़बड़ी हो रही है और मैं गलत आंसर टिक कर रहा हूं, इस पे काम करिए। अच्छा ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बार बार मुझसे मिस हो जाता है, ठीक है इसको रिवाइज करेंगे। ये सब आपको समझना पड़ेगा अपने मॉक टेस्ट के एनालिसिस से, तभी इसका कोई फायदा है, वरना टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। ऑल्सो आपको टेस्ट रियल टाइम में देने की जरूरत है, बिल्कुल एग्जाम का इन्वायरमेंट क्रिएट करके ऐसा ही सोचना है कि आप एग्जाम दे रहे हैं। जब आप 10 बार घर में एग्जाम दे चुके होंगे और 11वीं बार जब अपने सेंटर में एग्जाम देंगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, आपको न्यूनेस फील नहीं होगी। आपको आदत हो जाएगी कि अगर शुरू के 2-3 क्वेश्चन ना बने तो अपने काम कंपोजर को कैसे होल्ड करना है, पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, एंग्शियस नहीं होना है। ये सारी चीजें आप सीखेंगे जब आप मॉक देना शुरू करेंगे। तो ड्रॉपर्स के लिए तो अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सिर्फ मॉक और मॉक और मॉक देने का, अपने कंटेंट को सिर्फ पॉलिश करने का। वही फ्रेशर्स को ये पूरा साइकिल लगातार चलाते रहना है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे परसिवरेंस, यानी दृढ़ता। सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया, एक अप्रोच आपको बता दिया कि पहला स्टेप अगर कुछ होने वाला है फ्रेशर्स के लिए तो सिलेबस कंप्लीशन है। और सिलेबस कंप्लीट करने का पूरा वेट मत करना, जितना पढ़ रहे हो उसके पीवाईक्यू लगाते चलो, पढ़ते चलो, पीवाईक्यू लगाते चलो। वही ड्रॉपर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और गोल्डन टाइम है वो सिर्फ है मॉक देना। जितने मॉक देंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका शूट करता चला जाएगा, उतनी गलतियां कम होने के चांसेस रहेंगे आपके एग्जाम हॉल में। तो दिस इज गोइंग टू बी माई अप्रोच। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्रेशर्स होके ये एग्जाम अटेम्प्ट करती तो मैं अभी अपने कंसेप्ट की बिल्डिंग पे काम करती। मेरे पास इनफ टाइम है कि मैं पूरे कंसेप्ट को क्लियर करके फाउंडेशन बना लूं, बट यही टाइम मेरे पास 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद नहीं रहेगा। तो मैं वापस से ये रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि दिस इज हाई टाइम, पुल योर सॉक्स अप और अपना 100% देना शुरू करिए। अब आप ड्रॉपर हैं या फ्रेशर्स हैं ये आपको बेटर पता है और आपको अपना अप्रोच भी समझ में आ गया होगा। और मैं लास्ट में एक बात बता देना चाहती हूँ कि कल एसएससी जेई का रिजल्ट आया है। आई एम श्योर कि आप सबने रिजल्ट देख लिया होगा। आपका रिजल्ट उसमें कैसा रहा है इसका आइडिया मुझे नहीं है, और अगर आप आरआरबी जेई का स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि रिजल्ट आपके फेवर में नहीं था, तभी आपको आरआरबी जेई के लिए वीडियो देखनी पड़ रही है। बट मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आपको जगह जगह पे कम्युनिटी पोस्ट दिख रहे होंगे, मैसेजेस दिख रहे होंगे, अप्रिसिएशन दिख रहा होगा लोगों के लिए।
बट जिन लोगों का नाम पीडीएफ में आया है उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आप भी उस लेवल की मेहनत करेंगे तो ये जब आरआरबी जेई सीबीटी 2 का लिस्ट आएगा तो पीडीएफ में आपका नाम होगा, और जब पीडीएफ में आपका नाम होगा तो सच में उस दिन से आपकी दुनिया बदलेगी। तो आपको सिर्फ उस दिन के लिए काम करना है। जो कल स्टूडेंट्स ने फील किया है अपना नाम पीडीएफ में देख के, वो सेम फीलिंग के लिए अब आपको काम करना है। स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, अप्रोच आपको बताया है, पूरी की पूरी डिटेल्ड सिलेबस आपको दिखा दी है। आप भी गूगल जेमिनाई का यूज करके एक बार सिलेबस देख सकते हैं। अब सिर्फ पढ़ना है और पढ़ने के अलावा और कोई काम आपके लिए नहीं है। कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पायरेंट्स।